देखो तेसा, परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे और वो खुश होते भी क्यों ना, आखिरकार विनोद ने अपने घर को अच्छे से जो संभाल कर रखा था। ऐसे ही एक दिन शाम को सभी लोग साथ में बैठे थे और बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में विनोद ने कहा, माँ, सचिन की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना उसके लिए लड़की देखना चालू करते हैं। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि सचिन के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देते हैं। यह सुनकर विनोद की पत्नी कविता कहती है, हाँ मम्मी जी, पर शादी से पहले देवर जी को कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लेना चाहिए। जॉब भी लग जाएगी उसकी। सचिन से मैं बात करता हूँ इस बारे में। लो, सचिन भी आ गया। क्या बात है, आज तो महफिल जमी है। हाँ देवर जी, आपकी शादी की जो बात हो रही है। शादी की बात सुनकर सचिन खुश हो जाता है। सचिन, अब तुम कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो। हाँ भैया, मैंने देखना भी चालू कर दिया है। कुछ ही दिनों में सचिन की शादी हो जाती है और अब विनोद के ऊपर घर के साथ साथ सचिन की पत्नी रानी का भी खर्चा बढ़ जाता है। कविता, घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है, थोड़ी बचत करो। विनोद जी, घर में जहाँ लगता है वहीं खर्चा करती हूँ, फिजूल का 1 रुपया भी नहीं लगाती हूँ। देवर जी को भी बोलिए कि घर खर्चे में कुछ पैसे दे। वो कहाँ से रुपये देगा, उसकी जॉब भी तो नहीं लगी अभी तक। विनोद की बातें सुनकर कविता कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर के बाकी लोगों का फिजूल का खर्चा भी बढ़ जाता है। इसी के चलते विनोद को एक्स्ट्रा टाइम में भी काम करना पड़ता है। इतना ज्यादा काम से विनोद बहुत थक जाता है। रोज रोज विनोद की यही थकान और परेशानी देखकर एक दिन कविता सचिन को कह देती है, देवर जी, आपकी पढ़ाई पूरी हुए 1 साल होने को आया है और अभी तक आपने कोई जॉब नहीं ढूंढी। अभी कोई अच्छी सी जॉब मिल ही नहीं रही है। देवर जी, जो भी जॉब मिल रही है वो कर लीजिए। अब से आपको भी घर के खर्च में रुपये देने होंगे। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। भाभी, आज शाम के खाने में कुछ अच्छा बना लेते हैं। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं कुछ अच्छा खाए हुए। रानी, अभी रहने दो प्लीज। इस महीने घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है। कविता के मना करने पर रानी को गुस्सा आ जाता है और रानी गुस्से में सीधे विनोद के पास जाती। बस और नहीं सचिन जी, मैं भाभी के सामने छोटी छोटी चीजों के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। एक बात बताओ, कब तक आप घर वालों से चुपके काम करेंगे? कभी तो बताएंगे ना कि आप भी काम कर रहे हैं। अरे धीरे बोलो ना रानी, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर यह किसी ने सुन लिया ना कि मुझे भी जॉब मिल गई है और मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी इस घर में पैसे देने पड़ेंगे। मैं भैया की तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि हर चीज घर के लिए न्योछावर कर दूं। मेरी भी खुद के लिए कुछ जिम्मेदारियां और सपने हैं। जैसे तुम हमारे होने वाले बच्चे, उनके लिए हमें सेविंग करके रखना पड़ेगा। रानी और सचिन की बातें कविता को सुनाई दे जाती है। कविता को बहुत बुरा लगता है और वो उन सब चीजों को याद करती है जो विनोद और उसने मिलकर सचिन और घर के लिए की थी। कविता सीधे हॉल में जाती है और सभी को बुलाती है। क्या हुआ भाभी, आपने अचानक इस तरह सभी को क्यों बुलाया? जरा रुकिए देवर जी, विनोद जी को आ जाने दीजिए, तब उनके सामने ही सारी बातें होगी। कविता के इतना बोलते ही विनोद भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ कविता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? विनोद जी, अब से आपको इस घर के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या हुआ बहू जो तुम इतने गुस्से में हो? माँ जी, विनोद जी और मैं इतने बेवकूफ हैं जो इस घर के लिए इतना किया। क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना? इतना कहकर सीधे सीधे कविता सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर विनोद और कुंता को बहुत दुख होता है। सचिन, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तू ऐसा करेगा। अरे अरे नहीं भैया, मैं सबको बताने ही वाला था कि वो। माँ जी, अब फैसला आपके हाथ में है। विनोद जी की अच्छाई का बहुत फायदा उठा लिया है, पर अब नहीं। सचिन, आज से घर का पूरा खर्चा तुम उठाओगे। घर का पूरा खर्चा? माँ जी, इससे अच्छा तो हम अलग ही रह लेंगे। ठीक है, तुम अलग रहना चाहते हो तो अलग रह लो, पर एक बात याद रखना, यहाँ से जाने के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
फिर क्या था, सचिन चुपचाप से घर के सभी खर्चे उठाने लगता है।